नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस, नए-नए जजमेंट्स के नए-नए वीडियोस और भी बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक मोटर एक्सीडेंट की केस ट्रिब्यूनल की जो जजमेंट थी उस पे बात करेंगे, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें ये था कि जो एक डिसीज थे उनकी जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जो था MCAT जो ट्रिब्यूनल था उनमें कॉम्पनसेशन अवार्ड कर दी थी, लेकिन फिर उस कॉम्पनसेशन के ऊपर हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने थोड़ी सी एनहांसमेंट और कर दी थी, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। देखिए, अब जो अपील का आधार ये था कि जब भी कोई डिसीज्ड है, कोई एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो एक मल्टीप्लायर मेथोडोलॉजी है वो उन्होंने इस पे चैलेंज की थी और कहा था कि एक सरला वर्मा की जो जजमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट है और जो प्रणय सेठी की एक जजमेंट है, प्रणय सेठी की जजमेंट है, उसमें एक मल्टीप्लायर जो मेथड है वो अडॉप्ट नहीं किया सही तरीके से नीचे की जो ट्रिब्यूनल की थी ट्रिब्यूनल ने, और जो माननीय हाईकोर्ट ने उस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। और अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ये कंटेंशन रखी कि अगर कोई डिसीज्ड है और उसकी एज है 31 ईयर्स और उसकी तो डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो 27 साल की जो रिमेनिंग लाइफ है वो नहीं अडॉप्ट की जाएगी, जो कि एक मल्टीप्लायर मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है, उसी हिसाब से वो कॉम्पोजिशन अवार्ड नहीं की गई है। तो उस हिसाब से एक का स्लैब्स बना रखे हैं, उस स्लैब्स के अकॉर्डिंगली ही जो है कॉम्पोजिशन जो है मल्टीप्लायर मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए जब भी जो है अवार्ड जो है कॉम्पोजिशन जो है वो अवार्ड की जाए, तब वो नीचे की जो कोर्ट्स ने अवार्ड नहीं ठीक तरीके से नहीं। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का जो थी मद्रास हाई कोर्ट की 7/11/2017 की जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था, जिसमें कॉम्पोजिशन जो थी अवार्ड की गई थी 15,12,628 की और विद इंटरेस्ट 7.5 इंटरेस्ट के साथ, और टिल रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट till the date of realization on the account of the death of the deceased in motor vehicle accident। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो फ्रॉम द डेट ऑफ द पिटीशन से ये अवार्ड की गई थी, और जो एक्सीडेंट हुआ था 12/2/2011 को हुआ था। अब फिर यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि डिसीज्ड की जो एक 2 व्हीलर चला रहे थे, जो बस के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और डिसीज्ड की डेथ हो गई थी हेड इंजरीज से, और वहीं उनकी हेड इंजरीज होने से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब उनकी जो एज का क्राइटेरिया है वो थी जो एज थी वो थी 11 अप्रैल 1956 की, और उनकी जब डेथ हुई तब उनकी उम्र 54 ईयर्स की थी। और जो इनकम और एज के आधार पे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने चेन्नई ने कॉम्पोजिशन अवार्ड कर दी 13,82,628 रुपीज। फिर उस ऑर्डर के ऊपर जो है अपीलेंट ने एग्जामिन भी करवाया था ट्रिब्यूनल में। PW3 थे जो कि असिस्टेंट मैनेजर थे जिस कंपनी में काम करते थे, और वहां पर डिपोज किया था कि जो सैलरी थी डिसीज्ड की 23,062 रुपीज थी और सैलरी सर्टिफिकेट लगाया भी था। और फिर जो ट्रिब्यूनल ने किस तरह से असेसमेंट की, उनकी जो इनकम को असेस किया 23,062 रुपीज, और फिर उसके बाद कहा कि एज ऑफ सुपरएनुएशन जो होती है वो 58 ईयर्स होती है, तो डिपेंडेंसी जो है 3 साल तक की होती है। फिर जब इनकम टैक्स को अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो हाथ में सैलरी 20,000 के आसपास आएगी। फिर ट्रिब्यूनल ने 1/4 जो अमाउंट था वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए डिटेक्ट कर लिया, तो फिर अवार्ड कर दी कॉम्पोजिशन 12 महीने के हिसाब से 5,60,412 रुपए फॉर द डिसीज्ड वाज टू बी इन एम्प्लॉयमेंट एंड देयर आफ्टर अप्लाइड ये जो मल्टीप्लायर मेथड था। देखिए, ये जो मल्टीप्लायर मेथड है इसको चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने मल्टीप्लायर मेथड है वो 8 लगाया था ऑन 50% ऑफ द इनकम which would have been earned awarded a sum of rupees 7,47,216 rupees। फिर उसके बाद तो कुछ कन्वेंशन कॉम्पोजिशन कन्वेंशन हेल्थ लेने के बाद टोटल जो इनकम जो अवार्ड की गई कॉम्पोजिशन वो 13,82,628 रुपीज अवार्ड की।
हाई कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया फाइंडिंग्स को जो ट्राइब्यूनल की थी, एमसीटीएटी ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स को लेकर, जो कि 3 लगाया था अप टू द एज ऑफ सुपरएनुएशन एंड देयर आफ्टर 8 मल्टीप्लायर ऑफ 8 कीपिंग इन द व्यू ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ फॉर 10 years कि मतलब रिटायरमेंट तक का तो 3 साल तक का मल्टीप्लायर लगाया, फिर उसके बाद कहा कि 10 साल की डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ भी रहेगी, तो उस हिसाब से 8 का मल्टीप्लायर लगाया। और जो हाई कोर्ट ने मेंटेन किया कॉम्पोजिशन को, लेकिन कॉम्पोजिशन अवॉर्ड कर दी 15, थोड़ी इनहेंस कर दी, थोड़ी सी इनहेंसमेंट कर दी कॉम्पोजिशन, जो कि 15,12,628 रुपीज थी। उसके बाद आगे देखिए, फिर अब जो अपीलेंट के जो सुप्रीम कोर्ट आया उस ऑर्डर के ऊपर, अपीलेंट के जो काउंसिल ने आर्गुमेंट की कि जो मल्टीप्लाई मेथड अडॉप्ट किया ट्राइब्यूनल ने, जो कि अफर्म किया हाई कोर्ट ने, वो कि एकदम गलत है, मतलब एरोनियस है और सस्टेनेबल नहीं है। और फिर साथ में एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है, 31 ईयर्स एज होती है, तो 27 साल ऑफ सर्विस रिमेनिंग रहेगी, तो मल्टीप्लाई 28 साल का नहीं लगेगा। इन द व्यू ऑफ जजमेंट, जो सरला वर्मा की जजमेंट थी यूनिवर्सिटी डीटीसी में, तब जो अडॉप्ट किया गया था वो मल्टीप्लाई मेथड अडॉप्ट नहीं किया गया। और फिर यहाँ पे यही बताया था सर, यहाँ पे जो सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी की जो जजमेंट थी उसमें यही बताया था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कि जो मल्टीप्लाई मेथड है वो स्टार्ट होता है 18 से, अगर कोई किसी की एज है 18 से 20 साल की एंड 21 to 25 ईयर्स, और उसके बाद हर 5 साल के बाद एक जो है रिडक्शन होगी मल्टीप्लायर में, यानी कि अगर किसी की उम्र 26 से 30 है तो फिर मल्टीप्लायर 17 लगेगा 26 से 30 साल के लिए। सिमिलरली अगर 31 से 35 साल एज है तो एक रिडक्शन एक और हो जाएगी, तो फिर मल्टीप्लायर 16 लगेगा। फिर 36 to 40 है तो फिर मल्टीप्लायर एक और कम हो जाएगी, 15 लगेगा। और 14 तब लगेगा जब 41 to 45 ईयर्स होगी, और 13 तब लगेगा 46 to 50 ईयर्स। तो मल्टीप्लायर मेथड जो है वो M13 लगेगा जब किसी की डिसीज्ड की एज है एट द टाइम ऑफ डेथ 46 to 50 ईयर्स है। लेकिन 50 ईयर्स के बाद रिडक्शन जो होगी वो 2 की होगी। यहाँ पर देखिए रिडक्शन 2 की बताई गई है। और अगर किसी की एज 51 to 55 है तो फिर 11 की लगेगी, 11 मल्टीप्लाई लगेगा। और सिमिलरली 56 से 60 है तो 2 और कम कर लेंगे तो M9 लगेगा। सिमिलरली 61 to 65 है तो M7 लगेगा, और 66 to 70 है तो M5 लगेगा। तो ये मेथड जो है मल्टीप्लाई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब ये आगे ये बताया कि सरला वर्मा की जो जजमेंट भी अफर्म्ड की गई थी रेशमा कुमारी की एंड वर्सेस मदन मोहन एंड अदर की जजमेंट में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्राणी सेठी एंड अदर्स की जो जजमेंट थी उस पे यही फॉर्मूला था वो अडॉप्ट किया गया। और अगर कुछ में से एरर हो गई होगी नाम से तो फिर उसे प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि नाम ये मैंने शायद प्रणय सेठी का और कुछ बोल दिया था शायद। और इसके बाद देखिए जिसके साइटेशन से करेक्टली चेक कर लीजिएगा, तो प्रणय सेठी एंड अदर्स वर्सेस वो थी 217 की 16 SCC 680। तो फिर यहाँ पे एक और बात बताई कि 50% इनकम सैलरी ऐड होगी अगर डिसीज टुवर्ड्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, और डिसीज अगर परमानेंट जॉब में है, और अगर 40 इयर्स के कम है, अगर उनके पास फिक्स सैलरी है। अगर एक्चुअल सैलरी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनकी परमानेंट जॉब है और 40 इयर्स से कम है तो एडिशन 30% और ऐड करना पड़ेगा। और अगर एज ऑफ डिसीज जो है 40 to 50 इयर्स है तब 30% ऐड करना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर 40 से कम है तो 50% ऐड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये सब नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रणय सेठी की जजमेंट में ये बताया था। और आगे ये बताया था कि डिसीज जो की एज है 50 to 60 इयर्स के बीच में है तो फिर एडिशन जो है 15% लगेगा, यहाँ पर रिड्यूस होता जाएगा जो एज बढ़ती जाएगी। तो फिर अगर एक चीज और बताई कि अगर डिसीज सेल्फ एम्प्लॉयड है और फिक्स सैलरी है तो फिर एडिशन 40% एस्टेब्लिश्ड होगा, और अगर डिसीज्ड की एज 40 ईयर से कम है तब 40% से कम लगेगा, और एडिशन टू 25% तब लगेगा जब डिसीज्ड वाज बिटवीन द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स, और 10% तब लगेगा जब 50 to 60 ईयर्स के बीच। तो एज ऑफ डिसीज जो था वही अप्लाई करा किया जाएगा, ना कि रिमेनिंग सर्विस है। यही चीज जजमेंट में यही चीज बात बताई गई। तो प्रणय सेठी की जजमेंट पे ही अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो थे
वो 15% होंगे इन रिस्पेक्ट्स, क्योंकि जब डिसीज्ड की जो डेथ हुई थी तब वो एज 56 थी, तो 50 से 60 ईयर्स की स्लैब के अंदर आते हैं। तो इसको थोड़ा अपोज किया गया, लेकिन बाद में अपोजिट पार्टी ने अपोज किया, दूसरी जजमेंट पर रिलाई किया। लेकिन अब हम फाइंडिंग्स पे आते हैं। तो फाइंडिंग्स में यही बताया गया है कि जो मेथड अडॉप्ट जो करना चाहिए था, वही क्या जो मेथड अडॉप्ट कॉम्पोजिशन का करना चाहिए था, टू मल्टीप्लायर्स था जो अडॉप्ट किया था नीचे के ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट ने, वो एरोनियस था। और प्रणय सेठी की जो जजमेंट को और जो सरला वर्मा की जजमेंट अफर्म करती है, तो सिंस की जो डिसीज की एज 54 ईयर्स थी जब डेथ हुई थी, तो फिर मल्टीप्लायर जो है 11 लगेगा। और जो कि अप्रूव की थी सरला वर्मा की और प्रणय सेठी की जो जजमेंट थी, उसमें ये मतलब बात पॉइंट अफर्म्ड किया गया था। फिर बाद में फ्रेश कैलकुलेशंस की गई और फ्रेश कैलकुलेशन में एज मल्टीप्लाई 11 अडॉप्ट किया गया। और फिर उसमें यही बताया कि जो कॉम्पोजिशन थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि 24,33,00,000 बनेगी विद इंटरेस्ट ऑफ 9% टिल फ्रॉम द क्लेम ऑफ एप्लीकेशन टिल रियलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे अपनी अपील को अलाउ कर दिया, अपील को डिस्पोज कर दिया इस ग्राउंड पे। और फिर जो थी फ्रेश कैलकुलेशन के आधार पे ये कॉम्पोजिशन थी वो इतनी अवार्ड कर दी, 24,33,064। इससे कंक्लूजन निकल के आया कि एज का क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा, ना कि रिमेनिंग सर्विस कितनी रहती है, जो कि लर्नड ट्राइब्यूनल और माननीय हाईकोर्ट जो थी, नीचे की जो कोर्ट्स थी, उन्होंने एडेड की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक करेक्ट किया और एज का ही क्राइटेरिया देखा कि एज डिसीज की एज क्या है, वो ही मल्टीप्लायर मेथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की, जो कि सरला वर्मा की जो जजमेंट थी और जो प्रणय सेठी की जजमेंट पे इस पॉइंट पर मतलब जो ये रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल्स थे इस जजमेंट पे लगाए गए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत